हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर से कुल मिला के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है उस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से देखो और बुक को भी अच्छे से आप रीड कर लो। जो भी आपके पास जो भी बुक है वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक से रीड कर लो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे पास अरिहंत का बुक है, उसी बुक से हमने क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन कहता है किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? समझ में आया? कोई इंजन है, चाहे वो बाइक का इंजन हो, चाहे वो मोटर कार से रिलेटेड जो भी बाइक हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो या पंपी सेट हो या फिर कहा जाए तो आपका मारुति कार हो, तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर या किसी भी प्रकार का मशीन है तो उस मशीन का जो कैपेसिटी है, पावर है, वह 1 HP है। किसी मशीन का जो कैपेसिटी है, शक्ति है ना, उसमें जो पावर है वो सामर्थ्य मतलब शक्ति होता है, कैपेसिटी वो 1 HP है। ठीक है, मतलब 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 जूल होता है ना। तो आप बताइए P बराबर क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। P बराबर क्या होता है? W/T इन होता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल ऊपर, W का होता है जूल और नीचे सेकेंड समय। इसीलिए यूनिट हमको देना पड़ेगा कितना? जूल सेकेंड। ऑप्शन दिया है, मतलब किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्व शक्ति है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी इंजन का सामर्थ्य 1 HP है, इसका मतलब क्या है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़िए। पहला कहता है इंजन 746 न्यूटन बल डालता है। इंजन 746 न्यूटन बल डालेगा। दूसरा कहता है इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड है। ये सही है। बल वाला जो बात आया वो कहां तक सही है उसको देखते हैं। W बराबर कितना? FS/T कितना? T। तो F का यूनिट कितना? न्यूटन। और S/T का ये दूरी हो जाता है, चाल हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। अगर यही क्वेश्चन रहता कि इंजन 746 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड का बल आरोपित करेगा तो सही होता, लेकिन कहता है कि 746 न्यूटन का बल आरोपित करेगा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ बल ही होगा। अरे बेहुदा यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड भी तो लिखो। दूसरा सही है, कहता है इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड होगा। सही बात है। अगर किसी इंजन की सामर्थ्य 1 HP है, इसका मतलब है कि इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल प्रति सेकेंड होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आपको बोर्ड पे दिख जाएगा क्वेश्चन, मैं नीचे पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, आपके पास बुक है तो क्वेश्चन मत उतारना, अगर बुक नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कॉपी में, लेकिन सॉल्यूशन आपके कॉपी में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है तो घोड़े के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कितना आसान है। हमारे पास एक घोड़ा है ना, एक घोड़ा है, हमको नहीं बनाना आता है। एक घोड़ा है और इस पे कहता है ये घोड़ा 20 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो F बराबर कितना? 20 न्यूटन। अब 5 मीटर तक ये खींच के ले जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर कितना? 5 मीटर। तो कहता है घोड़े के द्वारा कितना कार्य हुआ? तो बाबू W बराबर FS यानी 20 × 5 यानी 100 न्यूटन मीटर। समझ में आया? अगर किसी घोड़े के द्वारा 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इतने फोर्स में वो 5 मीटर तक खींच के ले जाएगा तो घोड़े के द्वारा कार्य कितना होगा? 100 जूल भी लिख दीजिए या न्यूटन मीटर लिखिए
या अथवा जूल लिखिए, बात बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 10 किलोग्राम की वस्तु की वजन जो है 10 किलोग्राम है। वस्तु को पृथ्वी की गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ भी कार्य पूछा है, लेकिन क्या दिया है, मास दिया है बाबू कितना 10 केजी, और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पृथ्वी एक न पास होता है गुरुत्वीय बल यानी जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहता है 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य लगेगा। रे बाबू H जो है 10 मीटर है, तो फार्मूला लगा दीजिए W बराबर mgh का ना, इन पढ़े थे 3-4 को फार्मूला लिखाए थे। W बराबर fs cos थीटा mgh हाफ mv स्क्वायर ना pt, W बराबर pt। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने बोला था कि आपको जो डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा उस डाटा के अनुसार ही आप फार्मूला यूज करोगे। इस डाटा में तो कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई है, इसलिए हमने ये फार्मूला नहीं लगाया। इसमें मास की बात हो रही है, इसलिए हमने mgh का फार्मूला लगाया। रख दो 10 गुना 9.8 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 980 जूल अथवा न्यूटन मीटर जो भी हो। तो इसका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं। कहता है एक पिंड मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से फोर्स दिया है। तो लिख दो F बराबर कितना 40 न्यूटन। फोर्स लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर मतलब थीटा दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। रे बाबू डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना, डिस्प्लेसमेंट दिया है 20 मीटर। तो कहता क्या है, तो बल द्वारा कितना कार्य होगा। कहता है एक पिंड पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 60 डिग्री के एंगल से 20 मीटर तक खिसक जाता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर पिंड पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने के बाद 60 डिग्री के एंगल से 20 मीटर तक आगे या पीछे खिसक जाता है। तो कहता क्या है, तो बल द्वारा कितना कार्य लगा हुआ, यानी 40 न्यूटन का जो बल लगाए थे इतना बल में कितना कार्य हुआ। तो देखिए फार्मूला क्या था, W बराबर Fs cos थीटा। हमने बतलाया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिए तो ये फार्मूला, गुरुत्वीय बल दिया रहे, मास दिया रहे और हाइट दिया रहे या डिस्प्लेसमेंट दिया रहे तो ये वाला फार्मूला। अगर उसमें एंगल भी दे दिए तो Fs cos थीटा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। F का 40 और S मतलब डिस्प्लेसमेंट 20 और cos 60 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 40 गुना यानी 40 गुना 20 यानी 800 और गुने। अब cos 60 का वैल्यू होता है रे बाबू 1/2, 2 से कटा देंगे इसको यानी हो जाएगा 400 जूल। यानी जब किसी पिंड पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है और वह 60 डिग्री के एंगल से 20 मीटर तक खिसके तो किया गया कार्य 400 जूल होगा। चलिए इसको नोट करिए, मिटाने वाला साफ करने वाला, हट जाता हूं सामने से। कहता है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी K बराबर P²/2m यानी P बराबर √2mk, यही फार्मूला पढ़ाए थे ना। अगर K बराबर P²/2m होता है और ये जो P है क्या है बाबू जानते हो,
ये मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब संवेग, ना। तो K बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर बटे 2m होता है। तो P बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा 2m इससे गुना होगा ना, तो रूट के अंदर जाएगा। तो यहाँ कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया जाए तो मोमेंटम कितना होगा। अरे बाबू इसको अगर 4 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m तो पहले से, इसको 4 से गुना कर दो तो 4k, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 रूट अंडर 2mk। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है P बराबर रूट अंडर 2mk। लेकिन अगर इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे 4 गुना कर दिया जाए तो मोमेंटम हमारा 2 गुना हो जाएगा। कहोगे कैसे, हम रूट के अंदर 4 रखेंगे तो 4 रूट से बाहर आएगा कितना होगा, 2 है ना। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को, हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से, याद आ जाएगा। P बराबर हमको 2m से कोई मतलब नहीं है, इसको हटा के लेके चलिएगा। हमेशा रूट में, ये थोड़ा ट्रिक वाला बात बता रहा हूँ, जब कैलकुलेशन होता है तो 2m तो लेके चलेंगे ही, लेकिन सिर्फ P और K में बात करें तो रूट के अंदर K रखो। अगर इसको 4 गुना करते हैं, तो रूट से उसको 4 को बाहर कर दो, तो 4 बाहर होगा कितना हो जाएगा, 2k मतलब 2 गुना। अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करते हैं तो मोमेंटम 2 गुना होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना कर दो, अगर 16 गुना करिएगा तो रूट अंडर 16 के बाहर निकल कर 4 गुना हो जाएगा ना। तो आप काइनेटिक एनर्जी को कितना गुना कर रहे हैं उस नंबर को रूट के अंदर डाल दो। अगर कहेगा 8 गुना कर दिया जाए, अरे बाबू कर दीजिए, यानी P बराबर रूट अंडर 8k। अब इसको बाहर करिए, ये हो जाएगा 2 रूट 2 रूट अंडर k ना, यानी 2 रूट 2 रूट गुना हो जाएगा। तो जितना गुना बोला जाए उस नंबर को रूट के अंदर डाल दो, तब उस नंबर को पूरी तरह से बाहर निकाल लो, तब देखो कितना गुना होता है। समझ गए, चलिए यही तो मुझे समझाना था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी। सी नंबर क्या है, नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन का आता है, इसमें से ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिए बोर्ड पे। कहता है जूल, ये तो ऊर्जा का मात्रक है, ये है। न्यूटन मीटर, तो देख लेते हैं रे बाबू, न्यूटन मीटर कहता है W बराबर Fs, इसका हो जाएगा न्यूटन, S का हो जाएगा मीटर, मतलब यह भी है, जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है। अच्छा, मेगावाट, ये नहीं है। अगर इसी में लिखा रहता है मेगावाट घंटा, तब ऊर्जा का मात्रक होता, लेकिन इसमें लिखा है सिर्फ मेगावाट, इसका मतलब ये शक्ति का मात्रक, ना कि ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी कहता है किलोवाट घंटा, यानी ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर भी होगा, जूल भी होगा, मेगावाट घंटा भी होगा, मेगा घंटा होगा, किलोवाट घंटा होगा, या वाट घंटा भी होगा। ये सब ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन मेगावाट या किलोवाट ये सब ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है सी नंबर में मेगावाट, जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, लेकिन ये सब ऊर्जा का मात्रक है। चलिए 6 के बाद हम के बाद डायरेक्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स 10 नंबर पे। अब कहोगे 6, 7, 8, 9, 3 छोड़ दिए, ये तीनों इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ये आपसे बन जाएगा, देख लीजिएगा, आपसे बिल्कुल बनेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए 10 नंबर पढ़ते हैं। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो लड़के की सामर्थ्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको नोट करिए, मैं मिटाऊंगा। साफ हो गया बोर्ड। तो कहता है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान
50 किलोग्राम है और अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर जा रहा है, तो कुल द्रव्यमान क्या हो? लड़के का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 50 केजी है और वो अपने माथा पे 10 किलोग्राम का और एक वस्तु ले लिया, तो उसका वजन बढ़िया जाएगा। तो कुल मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल मास हो जाएगा इसका 60 केजी ना, बढ़ गया। कहता है लेकर सीढ़ियों पे 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। तो यहाँ पे h जो है, ऊंचाई जो है कितना है? 10 मीटर है और कितना मिनट में? समय कितना है? यानी t 1 मिनट, इसको चेंज कर दो सेकेंड में, 7 सेकेंड हो जाएगा, चढ़ जाता है। तो लड़के की सामर्थ्य क्या है? याद रखिएगा, सामर्थ्य का मतलब कैपेसिटी यानी शक्ति की बात हो रहा है, यानी पावर की बात हो रहा है। स्टूडेंट्स P बराबर होता है W बटे T, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखना, W बटे T वर्क बटे समय और W बराबर। अब इसमें जो डाटा दिया है इसी डाटा के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। इसमें तो W नहीं दिया, कार्य तो नहीं दिया है, लेकिन समय दिया है। समय कितना है स्टूडेंट्स? T का वैल्यू कितना है? 60 है, लेकिन W का वैल्यू है नहीं। तो W बराबर क्या होता है इस फार्मूला के अनुसार? mgh। m का वैल्यू कितना? 60। जी का वैल्यू अपने मान से दे दीजिए 9.8, मान है तो 10 भी दे सकते हैं। h का वैल्यू देखो कितना है? 10, नीचे कितना? 60, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 9.8 गुना 10 यानी 98, ये क्या हो जाएगा? वाट ना, यानी P का जो वैल्यू आया है 98 वाट। कितना अच्छा सोल्यूशन था। बस देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्या दिया है उसको लिख लो। अब पूछा कौन, उसको फार्मूला लिखो और जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करो। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है। वाह। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कितना अश्व शक्ति है? 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा, 10 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति का मतलब क्या? हॉर्स पावर दिया है, यानी पावर दिया हुआ है। तो P बराबर है 10 HP। इसको हम 746 से गुना करके वाट में चेंज कर लेता हूं, तो 10 गुना 746 वाट यानी 7460 वाट। यहाँ पे खुद दिया गया है कि 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा, तो यानी आपका पावर दिया है। अश्व शक्ति लिख दिया तो समझ जाइएगा पावर दिया है, मतलब हॉर्स पावर दिया है। तो P बराबर 10 से गुना कर देंगे, वाट में चेंज कर लिए। आगे कहता है 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड, यानी H भी दिया है 7.46 मीटर गहरे पानी से, और क्या दिया है? प्रति सेकेंड, इसका मतलब T भी दिया है 1 सेकेंड। तो कहता है कितना पानी खींचा जा सकता है, मतलब कार्य पूछ रहा है। वाह वाह, मस्त क्वेश्चन है। तो P बराबर W बराबर PT N होगा, W बराबर PT। तो P तो ऑलरेडी दिया हुआ है और 1 सेकेंड ये भी दिया गया है, तो आराम से इसको बनाया जा सकता है, नहीं बन जाएगा? बना लीजिए, हम बना देते हैं। तो कितना पानी, तो कितना का मतलब है क्वांटिटी पूछ रहा है, ओह द्रव्यमान पूछ रहा है, कितना पानी वेट पूछ रहा है ना, M पूछ रहा है। चलो बन जाएगा। अच्छा W बराबर क्या होता है? mgh बराबर कितना? PT। M पूछ रहा है, M बराबर PT बटे GH। P का वैल्यू 7460, T का वैल्यू 1 अपॉन G 10 ले लो और H का मान है 7.46 ना। अब देखो डेसिमल को हटा देते हैं, यहाँ से ऊपर लिख देते हैं कितना? 100। यहाँ से इसको कटा दो, ये 10 बार में कट जाएगा, इसको भी कटा दो, कंप्लीट, यानी 100 kg। वाह। क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर किसी मोटर के द्वारा, उस मोटर की जो कैपेसिटी है, पावर है, वह 10 HP है, उसको हमने क्या किया? वाट भी चेंज कर लिया। और कुआं है, बहुत गड्ढा पानी वहां अंदर होगा, और वो कितना गड्ढा है? 7.46 मीटर
तो कहता है 1 सेकेंड में कितना पानी खींच सकता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना पानी खींचेगा, यानी m पूछ रहा है, हमने फार्मूला लगाया W बराबर PT, W के बदले mgh, m पूछ रहा है ना, इसलिए m बराबर PT बटे GH। डाटा था, हमने वैल्यू पुट किया, सॉल्यूशन किया, 100 kg आ गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए। कहता है 2 मशीन बराबर कार्य करता है, 2 मशीन जो है वो बराबर काम कर रहा है। तो एक कार्य को एक मशीन 20 मिनट में, दूसरी मशीन 30 मिनट में कर सकती है, यानी 2 मशीन है हमारे पास, एक मशीन ये, दूसरी मशीन ये। अब बराबर कार्य है ना, काम दोनों को मैंने बराबर दे दिया, लेकिन एक जो है 20 मिनट में कर देता है, दूसरा 30 मिनट में लगाता है। दूसरा बेहद कोढ़िया है। मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, कहता है उसमें से एक मशीन जो है उसकी सामर्थ्य, यानी पहली मशीन का सामर्थ्य 120 वाट है, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य क्या होगी। कितना आसान है, यानी हम क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह सोल्यूशन करते हैं। W1 बराबर W2, यानी दोनों मशीन बराबर काम कर रहा है। इसका फार्मूला W बराबर क्या होता है पता है ना, W बराबर PT होता है, लिखते हैं P1 T1, इसका भी क्या होगा P2 T2। सामर्थ्य दिया है, पहली मशीन का सामर्थ्य दिया है 120 वाट, अगुना पहली मशीन का समय दिया है 20 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज कर लो, जरूरी है तो कर लो। दूसरी मशीन की सामर्थ्य पूछ रहा है, यानी P2, और दूसरी मशीन का समय दिया है 30 मिनट या सेकेंड, मिनट, तो इसको भी सेकेंड में चेंज कर लो। 60 से 60 कैंसिल ना, और 30 से कटा दो 4 बार में, खत्म। यानी P2 बराबर 20 गुना 4 यानी 80। दूसरी मशीन की जो सामर्थ्य है वो 80 वाट है। इतना सिंपल था, ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, दोनों मशीन बराबर काम कर रहा था। W1 बटे W बराबर W1 बराबर W2, सबका फार्मूला रख दिए, जो पूछा डाटा दे के चेंज कर लिया। क्या, चलिए नोट करें। अब क्वेश्चन 12 हो गया, तो हम लोग 13 नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 13 पढ़ के सुनाता हूं, बोर्ड पे देखिए। एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। वाह। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है, तो पंप की सामर्थ्य क्या है। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तालाब है ना, मान लेते हैं हमारे पास, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। एक तालाब है यहाँ पे, और इसमें पानी है, भरा हुआ पानी है यहाँ पे, इसमें ये तालाब है, तैरो इसमें, मछली भी होगा, जाओ नहा लो। और ये पानी जो है, तालाब की जो गहराई है ये आपका 60 मीटर है, ठीक है। स्थित एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पे, वाह, ये नहीं, ये तालाब है, और ये तालाब से यहाँ पे एक टंकी है, ठीक है, और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो 60 मीटर है, ठीक है। इस तालाब से बोलता है यहाँ पे, ये सब एग्जाम में बनाने लगना, समझा रहा हूं। एक टंकी में 20 घन मीटर जल भरा हुआ है, इसमें जो है 20 घन मीटर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम दिया है ना, जल भरा आता है। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। इसमें जो समय लग रहा है, इसमें पानी भरने का, ये पाइप के द्वारा इसमें पानी अगर हम भरेंगे तो इसमें जो समय लगेगा वो T बराबर 3 घंटा 16 मिनट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 घंटा 16 मिनट, ठीक है, इतना में भर सकता है। तो कहता है पंप की सामर्थ्य क्या है, यानी P बराबर पूछ रहा है क्या होगा, वाट। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, और तब इसको हम अच्छे से आपको सोल्यूशन करके बतलाता हूँ, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बतलाया, एक तालाब है, और इस तालाब का जो नीचे वाला तल है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक टंकी है, और इस टंकी में कितना पानी भर सकता है, 20 घन मीटर। और समय, और इस टंकी को अगर इस तालाब से मैं पानी भरना चाहूँ, जब 60 मीटर की ऊंचाई पर रहे, तो
फिक्स है 60 मीटर। तो 3 घंटा 16 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाता है। तो जिस मशीन के द्वारा इस पानी को भरने का काम किया जा रहा है उस मशीन का सामर्थ्य पूछता है क्या होगा ना। तो यहाँ पे देखिए P बराबर क्या होता है, W/T। T तो दिया है स्टूडेंट्स 3 घंटा 16 मिनट, इसको सेकेंड में बदलना होगा। तो 3 घंटा को हम कितना से गुना करेंगे, 3 गुना 60 प्लस, पहले मिनट में रखो, 18 180 प्लस 16 196 मिनट में रखो, कोई दिक्कत नहीं। 196 सेकेंड में अगर चेंज करना चाहो तो 60 से गुना कर दो, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, 3 घंटा 16 मिनट को पहले मिनट में चेंज किए, घंटा को 60 से गुना कर दिया। 3 गुने 60 180 मिनट अब प्लस 16 मिनट 196 मिनट। इस मिनट को हमने 60 से फिर गुना कर दिया तो हो जाएगा सेकेंड। अब W बराबर, इसमें तो W कहीं दिया नहीं है, ये फार्मूला हो जाएगा कितना, mgh। अब m कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स, हमने m को यहाँ पे खाली रख देते हैं, यानी 196 गुना 60 और g का वैल्यू 10 दे देते हैं, या 9.8 रखो, 9.8 और गुना h का वैल्यू 60 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे 60 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है, m तो दिया नहीं है, हाँ दिया है, क्योंकि m बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डी, मतलब आयतन गुने घनत्व, यानी मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम दिया है 20 घन मीटर, तो घन जो दिया है इसका मतलब 10 पावर 3, ये हो जाएगा kg। तो यहाँ पे पुट कर दो कितना, 20 गुना 10 पावर 3। अब इसका सोल्यूशन कर दीजिए आपका आंसर। तो आपको ये चीज कुछ नहीं एग्जाम में करना है, ठीक है, बस आपको ये चीज करना, P बराबर W/T, mgh, T का वैल्यू रख दो ये जल्दी से निकाल के। अब m का इस तरह से निकाल लो यहाँ से और यहाँ पे पुट कर दो, g का वैल्यू 9.8 फिर 60 रख दो, बन हो गया। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, यानी 20 गुना 1000 गुना 9.8 को दशमलव हटा देते हैं, नीचा रख देंगे, 196 गुना 60 गुना इसका दशमलव हटाए थे ऊपर से, नीचा 10, 60 से 60 यहाँ कट जाएगा, इससे 2 बार में कट जाएगा ना, 98 गुना 2 यानी 196, 10 गुना 2 यानी 20, 20 से 20 ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचा कितना 1000। 1000 क्या निकला, ये वाट, यानी P बराबर, मतलब इस तालाब से 60 मीटर की ऊंचाई पे जो टंकी रखा हुआ है उस टंकी में 20 घन मीटर पानी आ जाएगा और इतना सेकेंड में इस टंकी को पानी भर सकता है। तो जिस मशीन के द्वारा पानी भरा जा रहा है तो उस मशीन की कैपेसिटी यानी सामर्थ्य शक्ति कितना है, 1000 वाट। चलिए नोट कर लीजिए। तो हमने ये समझाने का प्रयास किया, बस ये सब करना नहीं है, बस सोल्यूशन करना, ठीक है। नोट करिए, मिटाऊंगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, छोड़ने का कारण ये है या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है या तो आपसे बन जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ उसके पीछे यही कारण है, या तो आपसे बन जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम सोल्यूशन कर दिए होंगे, या तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चन मैं सोल्यूशन करता हूँ उस पर आपको 100% फोकस करना है और विचार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य, द्रव्यमान की बात कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक मनुष्य, मतलब मास m दिया है कितना, 50 kg। एक मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकेंड में चढ़ जाती है। सीढ़ी छत होंगे, आप लोग को छत नहीं है तो छत पे चढ़े भी होंगे, सीढ़ी के द्वारा ही चढ़े होंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं जो छत पे नहीं चढ़े हैं या सीढ़ी पे नहीं चढ़े होंगे। तो कहता है कि 40 पग वाला सीढ़ी, इसे जो लात ऐसे ऐसे करके जो देते हैं उसी को कहते हैं पग। तो वो पग जो है 40 सीढ़ी का है और कहता है 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। तो समय दिया है t बराबर 10 सेकेंड। 40 पग वाले सीढ़ी पे 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की कितना सामर्थ्य है।
यानी एसेसरी होता है ना इस तरह, तो इस पे जो रखते हैं ना, इस पे इसी को कहते हैं पग। ये जो पग है ये टोटल कितना है 40 है। कितना है 40। कहता है प्रत्येक पग की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये 0.20 है, ये भी 0.20 है, ये भी 0.20 है। तब मत लिए ये ऊंचाई कितना हुआ, फिर देखिए ये ऊंचाई मतलब यहाँ इस ऊंचाई से ये बढ़ गया, तो धीरे धीरे देखिए क्या यहाँ 0 था और यहाँ से बढ़ गई यहाँ, फिर ऊंचाई यहाँ, फिर ऊंचाई यहाँ, फिर ऊंचाई यहाँ, फिर इस तरह से ऊंचाई यहाँ आ जाएगा ना। मतलब यही ऊंचाई कहाँ तक जाएगा 40 तक जाएगा। तो एक पग की ऊंचाई अगर 0.20 है तो 40 पग की क्या होगी, तो इसको हम 0.20 से गुना कर देंगे। तो ऊंचाई यानी h बराबर हो जाएगा 20 पग नहीं 40 पग, 40 पग गुना 0.20 गुना कर दे 4 दूनी 8। इस पे कितना 10 दशमलव 2 अंकों के बाद, नहीं 10 ये भी आएगा ना 2 अंकों के बाद, यानी हो जाएगा 8 मीटर कंप्लीट। तो कहता है वो मनुष्य जो सीढ़ी पे से चढ़ रहा है तो उसके पास पावर है तब ना चढ़ रहा है, 40 पग चढ़ गया होता, पावरफुल है, इसका मतलब उसका सामर्थ्य कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी कितना है वही पूछ रहा है। तो P बराबर W/T, W बराबर mgh। क्यों लगाए ये फार्मूला, डाटा तो ऐसा ही दिया है ना, यहाँ पे T, M का वैल्यू 50, G का वैल्यू ले लो कितना, मन है तो 10 नहीं तो 9.8, 10 ये लेते हैं, H 8, नीचे T का वैल्यू 10, काटा दो 8 बचे 40 यानी 400 वाट। यानी मनुष्य की जो कैपेसिटी है छत पे चढ़ने का वो 400 वाट है। क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। तो सर 19, 18, 19 का है छोड़िए, या तो आपसे बनेगा या तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए 19 नंबर तो हम बताए हैं ना, कहता है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अरे गतिज ऊर्जा के बराबर क्या लिखाए थे, p²/2 है, बस फार्मूला पूछ रहा है नहीं लिखोगे। कहता है 20 नंबर में स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु मानी छत से, ये छत है और यहाँ से एक वस्तु यहाँ पे रखा था, ये ना ये वस्तु रखा हुआ है, ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है। तो जब वस्तु रखा हुआ था इसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था मतलब स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जब ये वस्तु गिरने लगा इस वस्तु में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। जब ये वस्तु यहाँ पे था इसमें पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जब ये वस्तु गिरने लगा इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। यानी जब स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। तो जब कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज करता है, अपना प्रॉपर्टी चेंज करेगा, तो उस वस्तु जो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है एक रूप से जो दूसरे रूप में जा रहा है तो अपना रूप खत्म कर रहा है। अर्थात जब पोटेंशियल एनर्जी वाले वस्तु काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है इसमें कमी आएगा, इसमें कमी आएगा और इसमें वृद्धि होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगा जबकि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ क्या हो सकता है रे बाबू, बी नंबर, गतिज ऊर्जा बढ़ती है एवं स्थितिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। 4 ऑप्शन दिया है, पढ़ के समझ लीजिएगा कहाँ गलती हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी है और जहाँ ये गिरना स्टार्ट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि, पोटेंशियल एनर्जी में कमी। चलिए 20 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। अब ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक तो होता है किलोवाट घंटा ना। ऑप्शन में देखिए ये है किलोवाट घंटा पहले में, यानी 21 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, किलोवाट घंटा भी है, अर्ग है, वाट घंटा जूल है, ये सब उससे छोटा है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। इसका वैल्यू भी बता दिए थे, 1 किलोवाट
घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है ना, नोट कर लीजिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो एक और वीडियो बनेगा वर्क एनर्जी पावर से, उसमें न्यूमेरिकल ही होगा। चलिए, कहता है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पे उसकी स्थिति ऊर्जा बात समझने वाली बात। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है। ये इसको इधर ठेलेगा, इसको इधर ठेलेगा। निगेटिव में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन नेगेटिव में आकर्षण होता है। ये अपने तरफ खींचेगा नहीं, ये एक दूसरे के तरफ ऐसे खींचेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के सट जाता है। तो जब चार्ज डिफरेंट हो तो अपने तरफ एक दूसरे आ जाता है, ठीक है, खिसक जाता है। तो वही इसमें कहा गया है स्टूडेंट्स कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? स्थिति ऊर्जा घट जाएगी, नहीं घटेगा? यहाँ पे ये रखा हुआ था, इसमें क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। जब एक दूसरे को नजदीक आएंगे, बस ये क्या होगा? इसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें गति होने लगेगा, इसमें भी गति होने लगेगा, मतलब दोनों मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। और जहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगा तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? कमी होगा। इसका मतलब है 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो उसमें मोशन होगा, मोशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर से ही, ठीक है, नोट कर लीजिए।